This is lecture number 3 of microprocessors and assembly language. इस लेक्चर में हम एक बेसिक प्रोग्राम देखेंगे assembly language का। इसके अंदर दो काम किए गए हैं, दो नंबर्स को ऐड किया गया है और फिर दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया गया है और उससे पहले एक डाटा मूवमेंट की इंस्ट्रक्शन भी यूज़ की गई है। तो इस बेसिक प्रोग्राम के अंदर हम ये कुछ स्टार्ट की स्टेटमेंट्स और इनको देखेंगे और ये टेम्पलेट एक देखेंगे कि जिसको फॉलो किया जाएगा आगे के प्रोग्राम्स के अंदर भी। तो नेक्स्ट ये इसकी लाइन बाय लाइन में आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ इस कोड की, ये जो हमारे सामने है। पहली इसके अंदर जो लाइन है वो है टाइटल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऐड सब डॉट ASM। ये ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि जो भी इसकी एक्सटेंशन होती है असेंबली प्रोग्राम की वो डॉट ASM होती है। तो अगर इस प्रोग्राम को हम सेव करें तो वो डॉट ASM एक्सटेंशन से सेव करते हैं। तो ये जो इसमें पहली जो स्टेटमेंट है टाइटल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, टाइटल इज बेसिकली ए डायरेक्टिव। डायरेक्टिव ये इस तरह से है कि ये पूरी लाइन को एज ए कमेंट कंसीडर करता है। मतलब अगर हम कहीं पे टाइटल लिखें और उसके आगे हम लाइन में जो कुछ भी लिखेंगे तो वो आगे सारा कमेंट होगा। ये जस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए है कि टाइटल आपका क्या होना चाहिए प्रोग्राम का। जिस तरह से हम इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमने टाइटल रख दिया ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, या हम इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, या मतलब जो भी हमने टाइटल रखना हो वो हम रख सकते हैं। तो ये एज ए कमेंट यूज होता है। सेकंड जो लाइन है वो है हमारे पास सेमीकोलन दिस प्रोग्राम एड्स एंड सब्ट्रैक्ट्स 32 बिट इंटीजर्स। सेमीकोलन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेमीकोलन कमेंटिंग के लिए यूज होता है। अगर सिंगल लाइन कमेंट करना हो तो हम सेमीकोलन को यूज करते हैं। ये जो पहली जो दो चीजें हैं ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन ये जस्ट इंफॉर्मेशन पास करने के लिए होती हैं। तो अगर जितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए तो वो अच्छा होता है। ये बेसिकली अगर कोई और प्रोग्रामर या कोई और देखे तो इसको देख के वो ये उसे पता चल जाएगा कि प्रोग्राम किस चीज़ का है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट जो कि है इंक्लूड इरवाइन 32.inc। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ, ये प्रोग्राम मैज़म के लिए है और ये बुक के अंदर भी कोड दिए गए हैं। अगर देखना चाहें या इनको रन करना चाहें तो मैज़म के ऊपर ये रन भी हो जाते हैं। इंक्लूड इरवाइन 32.inc, इंक्लूड भी एक डायरेक्टिव है। ये बेसिक डेफिनेशंस या कोई फाइल अगर इंक्लूड करनी हो तो हम उसके लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इरवाइन 32.inc इसके अंदर इंक्लूड की गई है। इसके अंदर कुछ बेसिक फंक्शंस वगैरह डिफाइन किए गए हैं और अगर कभी हम प्रोग्राम में उन फंक्शंस को यूज करेंगे तो ये फिर इंक्लूड फाइल के थ्रू उस फाइल से वो उसका कोड या उसकी डेफिनेशन वहां से उठा लेगा। तो कोई भी अगर हमने फाइल इंक्लूड करनी है तो हम इंक्लूड का डायरेक्टिव यूज करेंगे और आगे फाइल का नेम आ जाएगा विद .inc एक्सटेंशन। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एक डॉट कोड का। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये भी एक डायरेक्टिव है और जब भी कोडिंग सेगमेंट आता है किसी भी प्रोग्राम का तो वहाँ पे हम डॉट कोड लिखते हैं। अगर डाटा सेगमेंट हो तो वहाँ पर डॉट डाटा लिख के आगे पे डाटा सारा डिफाइन कर लेते हैं। और जब भी कोडिंग के आगे एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स आनी हो जैसे ऐड सब इस तरह की चीजें आनी हो तो हम डॉट कोड डायरेक्टिव से उसको मार्क कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर मैं डॉट कोड लिख के आगे जो भी चीजें लिखूं तो वो मेरी सारी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इस प्रोग्राम में देखूं तो डॉट कोड के बाद मेन है, फिर मेन के बाद ये सारी ऐसी इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं। यहाँ पे मूव ऐड सब ये सारी एग्जीक्यूट होंगी रियल टाइम के ऊपर। तो ये बेसिकली हम इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कोडिंग का पार्ट है प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है मेन PROC या मेन प्रोसीजर। प्रोसीजर को या प्रोसीजर को डिफाइन करने के लिए या प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए हम PROC का डायरेक्टिव यूज करते हैं। PROC से जो भी हम चीज़ पहले लिखेंगे वो उस प्रोसीजर का नेम होगा और ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो मेन ही हो, लेकिन हम इस प्रोग्राम के अंदर मेन यूज कर रहे हैं। अंडरस्कोर मेन हो सकता है, मेन हो सकता है, मेन 1 हो सकता है। मतलब वही रूल्स फॉलो किए जाएंगे जो कि हम आइडेंटिफायर्स के अंदर पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो किसी भी प्रोसीजर, एक से ज़्यादा प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं और प्रोसीजर का कोई भी नेम हो सकता है अनलेस कि आप वो सारी रूल्स को फॉलो वायलेट ना करें किसी रूल को, जैसे कि आइडेंटिफायर्स में हमने पढ़े थे। तो बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक मेन प्रोसीजर बनाया और उसको डायरेक्टिव उसके लिए हमने PROC यूज किया है।
इसके बाद आगे जो हमारी आ रही हैं स्टेटमेंट्स वो सारी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे कि पहली जो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन है वो है MOV EAX, आगे एक नंबर है हेक्सा के अंदर। बेसिकली EAX हमारे पास एक रजिस्टर है, ये हमने देखा था कि ये 32 बिट का रजिस्टर है और इसके अंदर हम डाटा एक मूव कर रहे हैं। बेसिकली जब भी मूव यूज किया जाता है तो ये फर्स्ट वाला, जिस तरह से यहाँ पर EAX है, ये डेस्टिनेशन होता है और ये सेकंड वाला जो होता है ये सोर्स होता है। इट मींस कि ये जो नंबर है ये 10,000 हेक्सा जो है ये मूव होगा EAX के अंदर। तो ये चीज ख्याल रखनी है, याद रखनी है कि ये आपका जो होता है बेसिकली सोर्स और डेस्टिनेशन का आपने ख्याल रखना है। मूव की जो इंस्ट्रक्शन है उसमें पहला जो है EX जो है वो डेस्टिनेशन होगा और सेकंड वाला जो है वो सोर्स होगा। जी, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करूँ तो बेसिकली ये नंबर मूव होगा EX के अंदर। तो EX मेरा डेस्टिनेशन है और ये 10,000 मेरे पास सोर्स है। एक चीज और जहन में रखनी है कि जब भी इंस्ट्रक्शंस यूज करनी है, ऐड हो, मूव हो या जो भी इंस्ट्रक्शंस जब भी यूज करनी है तो सोर्स और डेस्टिनेशन इन दोनों के हमने मेमोरी साइज का ख्याल रखना है। ये नहीं हो सकता कि हमारा सेकंड ऑपरेंड जो है वो 32 बिट का हो या फर्स्ट ऑपरेंड हमारा 16 बिट का हो। अगर हम EAX 32 बिट यूज कर रहे हैं तो हमारा ये नंबर भी 32 बिट्स का होना चाहिए, दोनों का साइज सेम होना चाहिए। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, ये एक ऐसा रूल है जो कि असेंबली में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है और मेमोरी साइजेस मैच करना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात हमारे जहन में ये आ रही है कि इस अगर हम स्पेसिफिक एग्जांपल को देखें तो EAX 32 बिट है, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। EAX का अगर 16 बिट का हमने रजिस्टर करना हो एक्सेस तो हम AX यूज करेंगे और अगर 8 बिट के करने हो तो हम AH हाई के लिए और AL लो के लिए यूज करेंगे। ये हम काफी डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस नंबर को देखें तो ये हेक्सा के अंदर है। तो हेक्सा नंबर जो होता है बेसिकली वो एक जो उसका डिजिट होता है, जिस तरह से अगर ये 1 है तो एक डिजिट उसका 4 बिट्स के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास 6 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32। बेसिकली हम जो है इसके साइज को 5 मल्टीप्लाइड बाय बेसिकली, तो इसको हमने ये करना है कि ऐसा नंबर हो जो कि बिल्कुल इसके इक्वल हो। हेक्सा का एक जो है वो 4 के इक्वलेंट होता है। तो इस नेक्स्ट जो है वो बेसिकली हमने ये कर दिया कि इसको यहाँ से इधर डाटा को मूव कर दिया और सेकंड जो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है हमारे पास ऐड EAX और ये नंबर है जी 40,000। बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन एडिशन की है और EAX में हमारे पास ये वैल्यू पड़ी हुई है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये वैल्यू EAX के अंदर हम मूव कर चुके हैं। अब EAX के अंदर 10,000 है, हेक्सा है और हम जब ऐड करेंगे 10,000 में 40,000 तो बेसिकली जो आंसर आएगा वो 50,000 आ जाएगा। अगेन जब भी हम ऐड की इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे तो पहला डेस्टिनेशन होगा और दूसरा सोर्स होगा, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा फर्स्ट ऑपरेंड के अंदर सेव होगा। मतलब मेरी जो अपडेटेड वैल्यू होगी 50,000 जो होगा वो EAX में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा हमने सब्ट्रैक्शन की है, सब्ट्रैक्शन EX 20,000। हम EX में अब हमारे पास वैल्यू है, एक मिनट में जरा ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ। EX में हमारे पास इस टाइम पर वैल्यू है, अगर हम वैल्यू को देखें तो 50,000 इस टाइम पर है। पहले थी 10,000, मूव किया गया EX में, फिर हमने 40,000 उसमें ऐड कर दिया तो 50,000 बन गया। 50,000 के बाद फिर हमने नेक्स्ट उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 20,000 एक्स्ट्रा। तो अब 20,000 जब उसमें से माइनस होगा तो EX में 13,000 आ जाएगा। अगेन EX इज डेस्टिनेशन एंड सेकंड ऑपरेंड इज सोर्स। जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा फर्स्ट वाले ऑपरेंड में सेव होगा। नेक्स्ट हमने सब्ट्रैक्शन के बाद एक कॉल यूज किया है, कॉल डंप रजिस्टर। ये डंप रजिस्टर जो है ये हमारा सेव है
इंक्लूड फाइल के अंदर जो हमने इरवाइन 32 या ऐड किया है शुरू के अंदर इस कोड में, यहाँ पे इरवाइन 32.inc ये जो मैंने शामिल की है ये इसके अंदर डिफाइन है डंप रजिस्टर। अगर ये फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर ये डंप रजिस्टर के ऊपर एरर देगा। डंप रजिस्टर का जो फंक्शन है वो ये है कि ये रजिस्टर्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता है। अगर ये काम नहीं करना, अगर हमने डंप रजिस्टर को यूज नहीं करना तो फिर हमें इंटरप्ट्स कॉल करनी पड़ती हैं, इंटरप्ट्स के थ्रू फिर हमें डिस्प्ले करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास ये फाइल इंक्लूड हो तो हम डायरेक्टली कॉल स्टेटमेंट यूज करके इनको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो कॉल का हमने स्टेटमेंट यूज करना है। कॉल क्या करता है, कॉल कोई भी प्रोसीजर जो है वो उसको कॉल कर लेता है। जैसे कि हमारी इंक्लूड फाइल में कॉल का फंक्शन प्रोसीजर डिफाइन है, हम उसको यूज करना चाहते हैं तो हम कॉल को यूज करेंगे और डंप रजिस्टर लिख लेंगे तो ये हमें आउटपुट पे रजिस्टर्स डिस्प्ले करवा देगा। इसके बाद प्रोग्राम को एंड करने के लिए लास्ट पे कुछ 3 स्टेटमेंट्स नजर आ रही है हमारे पास। ये 3 स्टेटमेंट्स जो हैं ये प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए है। पहली जो है वो है एग्जिट। Exit statement calls a predefined MS Windows function that halts the program। प्रोग्राम को हॉल्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए या रोकने के लिए हम एग्जिट की स्टेटमेंट को यूज करते हैं। बेसिकली ये एक फंक्शन MS विंडो का कॉल करेगा और उसको जो प्रोग्राम हमने रन किया हुआ है उसको हॉल्ट कर देगा। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है मेन एंड पी डायरेक्टिव जो है वो बेसिकली डायरेक्टली मार्क्स द एंड ऑफ द मेन प्रोसीजर को एंड करने के लिए जो प्रोसीजर का नेम है उसको नेम पहले आएगा, फिर उसके बाद एनपी आ जाएगा। मेन जो प्रोसीजर है वो हमने बनाया था, अगर याद हो तो हमने स्टार्ट में प्रोसीजर जो स्टार्ट किया है वो मेन है, तो एंड भी हमें मेन को ही करना है। तो बेसिकली हम लिखेंगे मेन एंड पी और उसके बाद लास्ट में हमारे पास डायरेक्टिव आ जाएगा एंड का। एंड जो है वो प्रोग्राम की लास्ट लाइन होती है, ये मार्क कर देता है कि यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंड हो चुका है। दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम। ये लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई है। ये पूरा कोड हमने देख लिया है। तो इसी टेम्पलेट को अगर फॉलो किया जाए, अगर हम ये स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें ऐड कर लें और ये डॉट कोड के बाद एक प्रोसीजर बना लिया जाए और फिर ये चीज़ें हमारी डिफरेंट हो सकती हैं। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस, ये हम अपने तौर पे अपनी फंक्शनैलिटी के मुताबिक वो कर सकते हैं और लास्ट में हमें फिर ये 3 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं प्रोग्राम को एंड करने के लिए। अगर मैं इस प्रोग्राम की आउटपुट देखूं तो जो डंप रजिस्टर हमने फंक्शन यूज किया है वो मुझे स्क्रीन के ऊपर ये आउटपुट दिखाएगा। हमारा जो रजिस्टर है वो बेसिकली था EAX जिसको हम अपडेट कर रहे थे, और EAX में पहले था 10,000 रखा गया, फिर उसमें से 40,000 ऐड कर दिया गया, 50,000 हो गया, फिर उसमें हमने माइनस कर दिया 30,000, 20,000 माइनस कर दिया तो उसमें 30,000 रह गया। तो अगर हम आउटपुट पे देखें तो EAX में हमें ये नंबर नजर आएगा 000 30,000। बेसिकली 32 बिट रजिस्टर है, तो मैंने वो जो आपको स्टार्ट में बात की थी कि 3 बिट का है तो 8 डिजिट होना जरूरी है। तो 8 के लिए वो लेफ्ट साइड पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर 0 लगा देगा। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें हेक्सा में ये भी वैल्यूज, तो ये 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 32 बिट का बाइनरी नंबर है, या हेक्सा में अगर देखें तो ये 8 डिजिट्स का है। बाकी आपके जो रजिस्टर्स हैं वो भी डिस्प्ले होंगे, इनके अंदर गार्बेज वैल्यूज हो सकती हैं। EIP आपका कुछ और भी हो सकता है, तो ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस जो है वो EIP के अंदर सेव होता है, तो ये जो रन टाइम के ऊपर आपको मिलेगा वही होगा, तो ये डिफरेंट हो सकता है। इसके अलावा हमारे फ्लैग्स जो है वो कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, हमारे फ्लैग्स में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि हमने ऐसी अरिथमेटिक की है, ऐसी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डाटा मूवमेंट की है कि जिसमें ना कोई कैरी आ रहा है, ना कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है, ना जीरो जनरेट हो रहा है। तो हमारे फ्लैग्स सेम ही रहेंगे 000 और पैरिटी फ्लैग यूजुअली 1 होता है। तो ये इस प्रोग्राम की आउटपुट है। तो एक बेसिक सा हमने प्रोग्राम देखा है। नेक्स्ट जो है इसी प्रोग्राम का एक अल्टरनेट वर्जन है। अगर हम वो फाइल इंक्लूड नहीं करते इरवाइन 32 तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ये हमारा पहला प्रोग्राम था,
इससे सिंप्लीफाइड था क्योंकि हमने एक फाइल को इंक्लूड कर लिया था। अगर हम इस प्रोग्राम को देखें विदाउट इंक्लूडिंग irvine32.inc तो हमें स्टार्ट में कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे अगर इस प्रोग्राम को हम गौर करें तो ये डॉट कोड वाला पार्ट तकरीबन सेम है यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो, और ये एंड पे भी एंड वाली चीज़ें भी तकरीबन सेम है। एक ये चीज़ यहाँ पर डिफरेंट आ रही है और एक ये जो हाईलाइटेड है ये स्टार्ट में कुछ चीज़ें लिखी हुई है। तो अगर फाइल इंक्लूड नहीं करते तो ये चीज़ें फिर हमें लिखनी पड़ेगी। जो पहली जो चीज़ डिफरेंट है इस अल्टरनेट प्रोग्राम के अंदर वो है .386। ये भी एक डायरेक्टिव है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि मैक्सिमम सीपीयू मिनिमम सीपीयू रिक्वायर्ड क्या है। जैसे कि .386 का मतलब ये है कि हम इंटेल 386 को यूज कर रहे हैं जो कि पहला x86 प्रोसेसर था। तो मॉडल हमें बताना पड़ेगा अगर जो भी हम सीपीयू को यूज करें तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इस डायरेक्टिव के थ्रू। नेक्स्ट जो है वो है डॉट मॉडल फ्लैट एसटीडी कॉल। हमने कुछ मॉडल्स पढ़े थे, मेमोरी सेगमेंटेशन मॉडल्स पढ़े थे। तो ये डॉट मॉडल बेसिकली आइडेंटिफाई करता है, इट आइडेंटिफाइज द सेगमेंटेशन मॉडल यूज्ड बाय द प्रोग्राम। उन मॉडल्स के अंदर मैंने फ्लैट सेगमेंटेशन मॉडल भी एक्सप्लेन किया था। तो बेसिकली ये फ्लैट अगर लिखती है डॉट मॉडल फ्लैट तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें फ्लैट सेगमेंटेशन मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। कॉमे के बाद इसके अंदर एक चीज नजर आ रही है एसटीडी कॉल। डॉट मॉडल फ्लैट मींस कि फ्लैट सेगमेंटेशन मॉडल को यूज किया जा रहा है। ये हम चीजें डिफाइन करते हैं शुरू में, प्रोग्राम में हमें बतानी पड़ती हैं। और सेकंड पे लिखा हुआ है एसटीडी कॉल। इट आइडेंटिफाइज द कन्वेंशन यूज्ड फॉर पासिंग पैरामीटर्स टू प्रोसीजर्स। ठीक है, प्रोसीजर्स को पैरामीटर कैसे पास करने हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर कॉमे के बाद कोई भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कीवर्ड यूज किया है एसटीडी कॉल। बेसिकली एसटीडी कॉल जो है ये हम इसके थ्रू एमएस विंडो के फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो अगर हम एसटीडी कॉल लिखते हैं तो हम प्रोग्राम के अंदर विंडोज के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस प्रोग्राम में अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एमएस विंडोज का हमने एक फंक्शन कॉल किया जो कि प्रोग्राम को हॉल्ट करता है। तो प्रोग्राम को हॉल्ट करने के लिए हमें ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और शुरू में ये बताना पड़ेगा एसटीडी कॉल बता देगा कि हम एनेबल कर रहे हैं कॉलिंग ऑफ एमएस विंडोज फंक्शंस। तो ये बेसिकली हमारी डिफरेंसेस आ गए हैं, जो पहला प्रोग्राम देखा था और दूसरा देखा है। इसके बाद है एग्जिट प्रोसेस प्रोटो। तो ये हमारे पास एक चीज यहाँ पे रहेगी स्लाइड में वहाँ पे नहीं लिखी थी, डॉट स्टैक 4096। तो डॉट स्टैक 4096 मीन्स हम प्रोग्राम के लिए एक स्टैक बना रहे हैं। तो किसी भी प्रोग्राम को चलने के लिए स्टैक की जरूरत होती है। तो स्टैक की कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन यूजुअली 4096 जो है वो हम सेव रख लेते हैं मेमोरी उसके लिए, स्टैकिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है जी एग्जिट प्रोसेस प्रोटो DW एग्जिट पोर्ट कॉलन कीवर्ड। ये जो स्टेटमेंट है पूरी या एग्जिट प्रोसेस जो है ये हम हॉल्ट करने के लिए प्रोग्राम को यूज करते हैं और ये हम पहले से डिफाइन कर रहे हैं कि ये फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम टास्क मैनेजर के अंदर किसी प्रोसेस को जब स्टॉप करते हैं तो बेसिकली ये जो है हमारे पास एमएस विंडो का फंक्शन यूज किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट ऐसे लिख दी जाती है। एग्जिट प्रोसेस जो है वो बेसिकली हमें यूज करना पड़ेगा एंड के ऊपर ताकि प्रोग्राम को एंड कर सकें। तो ये स्टार्ट में डिफरेंसेस थे जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। एक चीज जो डिफरेंट आ गई है वो है इन्वोक एग्जिट प्रोसेस कॉमा 0। तो प्रोग्राम के एंड के ऊपर हमने एक एग्जिट प्रोसेस का फंक्शन कॉल किया है जो कि आपका जो है प्रोसेस जो है वो प्रोग्राम जो है वो एंड कर देगा। और 0 का मीनिंग ये है कि ये एक 0 को रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा और प्रोग्राम को एंड कर देगा। इन्वोक is an assembler directive that calls a procedure or function। तो invoke भी हम assembler की डायरेक्टिव है जो कि प्रोसीजर को कॉल करने के लिए यूज कर सकते हैं और ये इस यहाँ पर कॉल कर रहा है एग्जिट प्रोसेस को। तो एग्जिट प्रोसेस जो है वो एग्जिट कर देगा प्रोग्राम को और वैल्यू को 0 वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ये दो प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। इन दोनों प्रोग्राम्स के अंदर बेसिक डिफरेंसेस हैं। बुक के अंदर अगर हम देखें तो आगे जाके जितने भी कोड होंगे वो इस फॉर्मेट के ऊपर फॉलो किए जाएंगे। अगर
क्योंकि इसके अंदर ये डिस्प्ले रजिस्टर्स डिस्प्ले करना इजी हो जाता है, स्टार्ट में चीज़ें थोड़ा कम लिखनी पड़ती हैं। तो अगर फाइल इंक्लूड कर लें तो वो बेहतर है। अगर ये फाइल नहीं इंक्लूड हो रही तो ये फाइल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके फिर इसको लाइब्रेरी के फोल्डर में रख दें। फिर ये ऑटोमेटिकली जब भी इंक्लूड यूज़ किया जाएगा तो वो वहाँ से उसको पिक कर लेगा। तो मैं जो आगे चल के जितना भी एक्सप्लेनेशन करूँगा तो मैं बुक को फॉलो करूँगा और मैं इसको ये फाइल इंक्लूड करके करूँगा irvine32.inc को। और अगर एग्जाम के अंदर भी आप लोग ये लिख देते हैं irvine32.inc इंक्लूड करके कोड लिख देते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है। अगर कोई पूरा कोड लिखना चाहता है तो वो भी लिख सकता है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, बस शर्त ये है कि ठीक होना चाहिए। तो दोनों तरह से प्रोग्राम सही है, दोनों तरह से किए जा सकते हैं, ये अपनी अप्रोच है। लेकिन बुक के अंदर ये फाइल इंक्लूड करके ज़्यादातर कोड्स दिए गए हैं। और अगर सही तरह से मैजन को चलाया जाए तो ये अगर हम इसी तरह से कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर चलाएं तो ये प्रोग्राम चल सकता है और हम इसकी आउटपुट को देख सकते हैं। अगर कोई इशू हो और नहीं चल रहा हो तो मैं इसका ट्यूटोरियल भी भेज सकता हूँ या इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जा सकता है कि मैजन के अंदर कैसे इसको चलाना है। आई होप कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बेसिक प्रोग्राम हमने देख लिया है, तो चीज़ें मूव ऐड और सब अगर ये आ रही हैं तो ये हमने आगे जाके इनको काफ़ी डिटेल में भी देखना है। तो स्टेप बाय स्टेप एक छोटा सा प्रोग्राम रन करके देखें। अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही करके देखें और फिर देखें आउटपुट क्या आती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।